तो सवेरे सवेरे का नमस्कार। ईरान में अमेरिका को जो करना था वो करीब करीब 70% अचीव कर लिया है। थोड़ा सा नक्शा जो है वर्ल्ड मैप का विजुलाइज करते हैं। देखिए, एक हॉर्मुज स्ट्रेट या जल डमरू मध्य जिसको बोला जाता है। डमरू आप समझते हैं, बीच में पतला होता है और किनारे पर चौड़ा होता है। कुछ ही ढंग से ऐसा चौड़ा, ऐसा पतला हुआ, ऐसा मतलब समुद्र में जो जमीन है अंदर की तरफ आता है दोनों साइड से, और फिर दोनों साइड पानी होता है। ठीक है, वो जो पतला वाला एरिया है जहाँ जमीन दोनों तरफ से अधिक है समुद्र के अंदर, वो 100-150 किलोमीटर ऐसा करीब है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो अंदर के तरफ जो पानी गया है समुद्र का, उसके दोनों तरफ ऐसा देश है जो ऑयल का, क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है। और वहाँ से क्रूड ऑयल निकल कर शिप से वो पतला वाला एरिया से बाहर बंगाल की खाड़ी में आता है, और वहाँ से वो पहुँचता है इंडिया, कुछ हद तक पाकिस्तान। पाकिस्तान का जरूरत नहीं क्योंकि लैंड से भी जुड़ा हुआ है। इंडिया आया, वहीं से श्रीलंका का साउथ होते हुए वो तेल चाइना भी जाता है और ईस्टर्न वर्ल्ड में भी जाता है। आप समझ गए होंगे क्या बोले। ईस्टर्न वर्ल्ड बोले तो मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन वगैरह। ठीक है, इंडिया पर आता है। तो वो जल डमरूमल से इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, जैसे आपका गुजरात का कोस्ट है, बेंगलोर, कर्नाटका का कोस्टल एरिया, वहाँ तक पहुँचने में 5-6 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, इंडिया का जो अब मालूम होना चाहिए कि इंडिया अपना तेल का जो हिस्सा है 80% इम्पोर्ट करता है, दूसरे देशों से निर्यात करता है। ठीक है, उस 80% में से 50% ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, इसी रास्ते से आता है। ठीक है, इसी जल डमरूमल से होकर आता है। अगर दूसरा हम ऑप्शन लेते हैं, रसिया से मंगाते हैं, तो रसिया से तेल आने में पूरा यूरोप क्रॉस करेगा, यूरोप से बाहर निकलेगा, फिर क्रॉस करते हुए गोला लंबा चक्कर काट के आएगा, उसको 1 महीना का समय लगता है। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है उससे, रसियन ऑयल से। दूसरा खर्च आता है उसका इंश्योरेंस कुछ अलग हो जाता है। तीसरा कि जो करंट सिचुएशन होता है, जैसे सैंक्शन का जो गेम है, उसका भी इफेक्ट होता है इस पर। तो निश्चित तौर पर अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वार में बदलते जा रहा है, ये अगर लंबा खींचेगा और ऑयल सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, क्रूड ऑयल इंडिया में नहीं आएगा, तो दिक्कत आएगी। ठीक है, हमारे पास किसी भी कंट्री के पास 1 महीना 1.5 महीना का क्रूड ऑयल रहता है, इंडिया के पास भी है, और पता नहीं कितना दिन का है। लेकिन लास्ट में जब इमरजेंसी होगा, बहुत अधिक एक्यूट हो जाएगा स्टोरेज, तो उस समय सिर्फ डिफेंस के लिए जो रूल्स है, इंडियन पेट्रोल पंप्स और जो टैंक फार्म का जो रूल्स है, उसमें डिफेंस के लिए खाली तेल जाएगा। ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया था कि स्टॉक रखना है, तो वो उस पर चीज़ वो एक तो इशू है, वो बहुत बड़ा इशू है। अगर प्रोलॉन्ग होता है तो खैर रसिया का तेल आएगा, डिस्काउंटेड प्राइस में आएगा, तो वो कंपनसेट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एरिया है, गल्फ का एरिया, जहाँ ईरान में वार हो रहा है, उसके आसपास आप जितना भी कंट्री देखिए, आप जितना भी गल्फ का कंट्री है, उसमें ईरान छोड़ के बाकी सभी कंट्री के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका घुसा हुआ है। हर कंट्री यूएसए के कैप्चर में है। अगर ईरान फॉल करता है तो भी उसके कैप्चर में हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्रूड ऑयल तो हाई, कतर वगैरह है, गैस का सप्लायर है बहुत बड़ा, तो ये एनर्जी पर अमेरिका का बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, उसमें डिस्टेबलाइज हो चुका है ऑलरेडी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अमेरिका डिस्टेबलाइज करता है, फिर गवर्नमेंट फॉर्म हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अमेरिका वहाँ से ऑयल निकाल कर अपना जो है सो अर्निंग करता है। तो अभी क्या है कि ईरान में दिक्कत क्या हो रहा है कि सक्सेशन प्लान बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए हैं लोग। देखिए, आप सीरिया वार लीजिए। सीरिया में एक तरफ से रसिया भी कैप्चर किया, अमेरिका भी कैप्चर किया था, लेकिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे असद, उनके फादर भी प्रेसिडेंट थे, लेकिन असद अपना सक्सेशन क्रिएट नहीं किया। ठीक है, कि अगर असद को मारे जाते हैं तो उसके बाद कौन होगा, लेकिन इसीलिए उनको भागना पड़ा असद को। उस सेम चीज़ है इराक में, सक्सेशन प्लान नहीं था सद्दाम हुसैन का। 2 बेटा था, लेकिन वो सद्दाम हुसैन के पहले ही दोनों बेटा को एलिमिनेट कर दिया अमेरिका। सक्सेशन प्लान मतलब इसके मरने पर ये, इसके मरने पर 8-10 लाइन तैयार करके रखने का, ऐसा सक्सेस 2-3
तो नॉर्मल केस में होता है 2, लेकिन 8-10 क्रिटिकल केस में होता है। लीबिया में भी वैसा ही परेशानी, गद्दाफी के बाद कोई रहा नहीं, ठीक है, सक्सेशन नहीं था, तो अमेरिका घुस के जो मन में आता है तो कर रहा है वहाँ। उसी तरह वेनेजुएला में भी सक्सेशन नहीं है। सब जगह अमेरिका अपना एक आदमी को बैठा दिया, बोल दिया कि ये प्रेसिडेंट है, वो साइन करता है उसको पेपर पर, ठीक है, और कोई काम नहीं है। इतना ही नहीं होता है, अमेरिका जो वार करता है या अमेरिका जो डिस्टेबलाइज करता है कंट्रीज को, तो मिसाइल छोड़ता है, उसका वारशिप जाता है, काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर होता है, तो उसका बिल जो है वो भी बना के उस कंट्री को देता है। जब वो डिस्टेबलाइज हो जाता है और स्टैम्प पैसा वहाँ पर बैठा रहता है, प्रेसिडेंट को बैठाता है, तो अमेरिका बिल देता है, तो उस बिल का पेमेंट भी वो कंट्री करता है। इसके अलावा ये सब कंट्री में जो है जितना ऑयल है वो सब निकाल के भी यूएसए लेकर चला जाता है। ईरान में दिक्कत ये हुआ है कि चूँकि ये 1 महीना पहले हुआ था इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें अमेरिका ने ईरान का जो न्यूक्लियर ये था एस्टेब्लिशमेंट था उसके ऊपर बम्बार्डिंग किया था। 1 या 2 दिन अमेरिका बम्बार्डिंग किया था और बोल दिया था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को, ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को डैमेज कर दिया है, फिर वो रुक गया था, ठीक है। उस समय भी जो हुआ था, इजराइल फर्स्ट अटैक किया था, उसके बाद ईरान अटैक किया। जब ईरान अटैक करने लगा तो इजराइल से संभला नहीं, तो अमेरिका को बोला, तो अमेरिका जाके वहाँ पर B-52 जो सबसे बड़ा बॉम्बर है उसको लेकर ईरान में अटैक करता है, ठीक है। तो वो जो टाइम फ्रेम है 1-1.5 महीना पहले शायद ये हुआ था, या कब हुआ था मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन हुआ था। तो अभी क्या है कि उसके बाद 1-1.5 महीना या जून में हुआ था शायद, पिछले जून में। तो अभी ईरान क्या किया है कि उसको लग गया कि अमेरिकन छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। अमेरिकन छोड़ेगा नहीं बोले तो जो इजराइल कंट्री है, अमेरिका एक तरह से अमेरिका का वो अड्डा है, सैनिक अड्डा है, ठीक है। इजराइल के पास वैसा कैपेसिटी नहीं है कि अकेले वो ईरान को हटा सके, एलिमिनेट कर सके, वो बहुत मुश्किल है। गाजा जब सटा हुआ है उसको रिमूव करने में इतना समय लग रहा है, बिना अमेरिका का सपोर्ट होता नहीं है, ईरान को कहाँ से कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अमेरिका फिजिकली वहाँ पर गाजा के साथ क्या होता है, गाजा के साथ या लेबनान के साथ जब इजराइल लड़ता है तो अमेरिका का खाली सप्लाई रहता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकली अमेरिका अपना वारशिप लगा के लड़ रहा है। वारशिप इसलिए लगाना पड़ा कि अब अमेरिका से कोई फाइटर जेट जाके वहाँ पर बम्बार्डिंग नहीं कर सकता है, या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी अमेरिका नहीं चला सकता है। आज तक एक भी इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल पर्पसली शूट नहीं किया गया, एक्सेप्ट यूक्रेन के ऊपर रसिया एक इंटर कॉन्टिनेंटल छोड़ा और बोल के छोड़ा कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके पहले कभी ICBM नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। तो अमेरिका चाहे तो वो कर सकता है ईरान के ऊपर, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि लास्ट हथियार होता है वो सब। तो अभी क्या है कि ईरान का सक्सेशन प्लान इतना स्ट्रांग है कि अयतुल्ला खोमेनी के डेथ के बाद उसका बेटा को बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद भी सक्सेशन लाइन होगा, 4-5 तैयार करके रखा होगा। और ऐसा न्यूज में आ रहा है कि जितना भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर गवर्नमेंट का, खास करके डिफेंस का या मिनिस्ट्री का भी होगा, उस सभी में सक्सेशन कर दिया है कि ये मिनिस्टर एलिमिनेट होगा तो उसके जगह पर ये आएगा, ये एलिमिनेट होगा तो ये आएगा, ऐसा करके सक्सेशन लाइन तैयार कर दिया है। मतलब गवर्नमेंट इंटैक्ट रहेगा वहाँ पर। एक ही चीज़ है कि इकोनॉमी जब ख़त्म होगा तो बहुत मुश्किल है। और जो मिसाइल का स्टोरेज है, कितना मिसाइल उसके पास 3-4 तरह का मिसाइल है, जिसमें खुर्रम शहर सबसे एडवांस माना जाता है, शायद रेंज वाइज 2000 किलोमीटर से अधिक का। और ये कंट्री सब ऐसा है कि अपना बचाव के लिए बहुत दिन पहले से, या कहिए कि अपना डिफेंस को मजबूत करने के लिए बहुत दिन पहले से मिसाइल का स्टॉक बना के रखे हुए हैं। लोग बोलता है, न्यूज में आता है कि 2000 मिसाइल है, लेकिन ऐसा नहीं, 2000 से अधिक होना चाहिए। और चाइना के साथ बैकअप भी है, मतलब मिसाइल चाइना बना के नहीं देगा उसको, ईरान को, लेकिन मिसाइल बनाने के लिए जो ज़रूरत है, जो केमिकल है, पार्ट्स है, वो सभी ईरान को मिलता रहेगा। और जरूरत पड़ेगा तो रसिया भी देता होगा वो, ठीक है। मिसाइल बनाया इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो मिसाइल अगर किसी कंट्री में आप स्ट्राइक करता है, ईरान से उसको शूट किया, मिसाइल लॉन्च किया, और वहाँ उस कंट्री में मिसाइल जो है सो ब्लास्ट करता है या इंटरसेप्ट होता है, उसका मलबा गिरेगा ज़मीन पर, तो उस मलबा में सिंबल, लेटर, ये सब देख कर जान जाएगा लोग कि ये मिसाइल जो है सो चाइना दिया है, ये मिसाइल रसिया दिया है। इसीलिए मिसाइल बनाने के लिए जो सामान इक्विपमेंट लगेगा वो देगा, ठीक है, वो निश्चित रूप से देगा। और वार लंबा खींचेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट अब वार की तरफ जा रहा है, कन्फ्लिक्टेड वार हो जाएगा।
मिसाइल का मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ड्रोन से पाकिस्तान अटैक किया था वो टर्की सप्लाई था, टर्की दिया था, जिसके कारण इंडिया में उसका संबंध भी बहुत खराब हो गया था टर्की का। तो जो ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया या जो ड्रोन मिला इंडिया में उसमें टर्की का सिंबल था, ठीक है। तो इसीलिए इस बार ईरान वार में ईरान इस चीज़ को ध्यान रखेगा, रसिया और चाइना भी ध्यान रखेगा। लेकिन क्या है कि अमेरिका से लड़ना तो बहुत मुश्किल है। इसराइल नहीं लड़ रहा है, अमेरिका ही लड़ रहा है। तो अमेरिका से लड़ना ये वार मुश्किल है, कहाँ तक जाएगा। लेकिन आज न कल अगर कंटिन्यू किया तो ईरान, देखिए उधर यूक्रेन को भी रसिया कैप्चर किए हुए है। यूक्रेन का जो ईस्टर्न एरिया है अच्छा खासा वो मिनरल रिच एरिया है, मिनरल रिसोर्स वहाँ पर बहुत है। तो मिनरल क्या है, इकोनॉमी होता है किसी कंट्री का। तो मिनरल एरिया को रसिया कैप्चर करके रख लिया है। तो वैसे ही यूएसए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि जो अगर यूक्रेन का आप देखेंगे तो यूक्रेन का जो उत्तरी साइड का एरिया है, वो उत्तरी साइड का जो कंट्री सब है उसमें बहुत सारा कंट्री नाटो कंट्री सब है, नाटो का सदस्य है, ठीक है। नाटो का सदस्य है और उस छोटा छोटा कंट्री सब है, पोलैंड है चाहे जो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ ईरान जो है सो खाड़ी के पूर्व साइड में है और पश्चिम साइड में हरमुज में जो है, हरमुज स्ट्रेट जो है उसके पश्चिम साइड में आपको सऊदी अरबिया है मेजरली, और सटा हुआ जहाँ कॉर्नर है वहाँ कुवैत है, फिर इराक है, इधर का चलता है उधर। ये सभी नाटो कंट्री नहीं है, ठीक है, नाटो कंट्री नहीं है। अभी जो ईरान जितना भी मिसाइल लॉन्च किया है उसमें से एक साइड ड्रोन या मिसाइल जो है सो टर्की गया है। टर्की थोड़ा दूर है, यूरोप के साउथ में है, ठीक है। तो टर्की में गया है, तो टर्की नाटो कंट्री है, वो जो है सो आग लगाने का काम कर रहा है। लेकिन इसमें सभी सोचेगा, हर कंट्री इस चीज़ में सोचेगा कि हम कितना आगे तक जाएगा उसमें, है ना, कितना आगे तक बढ़ेगा, वो सोच समझ के कदम रखना बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी यूरोपियन लोग, अमेरिका खास करके चाह रहा है कि ईरान क्या है, सुन्नी है, और इराक वगैरह जो है सऊदी अरेबिया, ईरान जो है तो शिया है, बाकी इधर जो है तो सुन्नी मुस्लिम बहुल इलाका है। तो ये लोग, अमेरिका चाहता है कि ये लोग जो है सो आपस में लड़ना शुरू करें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक फिलॉसफी डेवलप हुआ है इन लोगों को पहले से, मुस्लिम ब्रदरहुड का। तो इसके कारण जो है सो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। लेकिन मुस्लिम कंट्री जब पूरी तरह से अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब मुस्लिम कंट्री भी अगर फ्रंट खोल दी है वार का, चांस इसका नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम कंट्री अगर खोल दिया वार का फ्रंट तो ईरान बहुत तेज़ी से डिफीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा है। अब क्या है कि पहले से अब ईरान का स्ट्राइक अमेरिका तक नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका खाड़ी में जिस कंट्री में अपना नेवल और एयर फोर्स का बेस बना के रखा है, तो ईरान पहले से बोला था कि अमेरिकन बेस को हम अटैक करेंगे। अमेरिकन बेस को अटैक किया, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि कुछ जनसंख्या वाला, नॉर्मल आबादी वाला इलाका में भी मिसाइल लॉन्च किया है, जिसके कारण कुछ रिसेंटमेंट है, असहमति है। लेकिन उसमें एक मुस्लिम फैक्टर भी करता है, प्ले कर रहा है गेम। एक मुस्लिम देश पिट रहा है ईरान, और बाकी मुस्लिम देश चुपचाप बैठकर देख रहा है, ठीक है। देख, ये भी चीज़ आता है। दूसरा आता है कि भाई जब हम अपने कंट्री से, तुम्हारा यहाँ मतलब जहाँ पर बेस है अमेरिका का जिस कंट्री में, वो कंट्री से जब अटैक नहीं हो रहा है ईरान पर, तो फिर ईरान क्यों वापस अटैक कर रहा है। तो ये दो मुख्य चीज़ है, और दो मुख्य चीज़ है, ये दोनों वार में अच्छा जो ये बात डिस्कशन का बात होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो चल रहा है मार्केट, दुनिया का हर मार्केट बुरी तरह से क्रैश किया हुआ है, ठीक है। इंडिया भी छूता नहीं है, लेकिन इंडिया शांत भी नहीं है। सुने कि कुछ रशियन ऑयल टैंकर जो है सो इंडिया की तरफ से आया है, और अभी ये ओपन हो गया है कि भाई ये रशियन ऑयल है, इंडिया जा रहा है, इसमें कुछ छुपने का नहीं है। भाई इंडिया कहाँ से ऑयल लेगा, वह जहाँ पर इंडिया 5-6 दिन में ऑयल मंगा सकता था, अब रसिया से 1 महीना में वहाँ से आएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, सब चीज़ होगा। तो हमारे पास स्ट्रांग लीडरशिप है और वो लोग सभी चीज़ कर रहा होगा। इतना इंडियन सिटीजन जो हम लोग इंडियंस हैं, वो पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहिए इसको, ठीक है। बहुत बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार झेला, सेकेंड वर्ल्ड वार झेला, पाकिस्तान के साथ 3-4 वार झेला, चाइना के साथ वार झेला। तो इंडिया को एक्सपीरियंस है ये वार सिचुएशन को हैंडल करने का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है,
सिर्फ यह है कि जो लोग जो काम कर रहे हैं, किसान किसानी कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट गवर्नमेंट सर्विस दे रहा है, डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, सब अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। जितना ड्यूटी आवर है फुल स्ट्रेंथ के साथ करने का है, ताकि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो उसका उत्पाद जो है सो बहुत बढ़िया गुणवत्ता वाला हो, जिससे कंट्री को रीबिल्ड करने का, किसी चीज़ को रेक्टिफाई करने का मौका नहीं मिले। रेक्टिफिकेशन में अधिक खर्च होता है, ठीक है। तो अपना बेस्ट देते रहिए। एक साधारण आदमी हमारे आपके साथ ये एश्योर कर सकता है, और सिर्फ यही एश्योर कर सकता है कि जो काम वो कर रहा है देश के लिए, पढ़ा रहा है, चिकित्सा का काम कर रहा है, इंजीनियर का काम कर रहा है, किसानी का काम कर रहा है, वो उसमें अपना बेस्ट एफर्ट दे, ठीक है, ताकि कंट्री को उसके उन लोगों के द्वारा जो उत्पाद है उसका कमी महसूस नहीं हो। बाकी जो बाहर का चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए देश देख रहा है। और ऐसा उम्मीद है कि हमारा देश जो है तो पावरफुल तो है, तो सिटीजन्स बिल्कुल अपने आप को ये सेफ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हर आदमी अपना अपना काम कीजिए और ईमानदारी से करते रहिए, ठीक है। और हमारे लिए चिंता करने वाला बहुत सारा गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, और हमारे पास बहुत सारा ईश्वर भी है, अलग अलग सब चीज़ करते हैं, ठीक है। तो भगवान पर भरोसा रखने का, बाल बच्चे को अच्छा से पढ़ाने का, पढ़ाने से जरूरी है अच्छा संस्कार दीजिए, ताकि उनमें बच्चों में ये भावना है कि क्या बुरा है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, माता पिता कौन होता है, टीचर्स कौन होता है, समाज क्या होता है, ठीक है। अच्छा बुरा का समझ होना आजकल लगता है कि बड़ों में भी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद।